हाय डियर स्टूडेंट, ग्रोथ को क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन राइजर पर मैं आशीष यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं आज की क्लास से रिलेटेड। आज की क्लास 12th के बच्चों के लिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम क्या है, डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, कंटिन्यूटी खत्म कर चुके हैं। तो कंटिन्यूटी के लास्ट क्लास में भी हमने बताया था अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा, जो क्रम से लगा हुआ टॉपिक क्या आपका है, डिफरेंशियबिलिटी है, अवकलनीयता है प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ पर नया टॉपिक है तो एकदम बेहतरीन तरीके से नए कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को रिलीज करेंगे आप सभी के लिए, तो चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला। अगर ये सेशन आप ढंग से पढ़ते हैं, ढंग से कंसंट्रेशन के साथ समझते हैं तो चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी और इन फ्यूचर मैथमेटिक आपका काफ़ी अच्छे से इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अवकलनीयता की प्यारे बच्चों। देखिए जो प्राइवेट बुक है जैसे सुधीर पुंडिर हो या हर्ष स्वरूप शर्मा या और भी जो बुक है, तो वहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, वहाँ पर देखिएगा निहित फलनों का अवकलन एक अलग टॉपिक होता है, कंटिन्यूटी अलग टॉपिक होता है, डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता ये तीनों अलग अलग टॉपिक होते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं, जबकि प्यारे बच्चों हम आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग यहाँ पर केवल एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और एनसीईआरटी बुक का पैटर्न, चूंकि इन दिनों परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आप सबके सामने पुटअप होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहाँ पर क्या होता है टोटल क्वेश्चन देखे गए कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़्यादा प्रेफर किए जा रहे हैं। तो इस बात के मद्देनज़र हम लोगों ने प्रयास किया कि चीज़ों को बेहतर करना है। अगर आपको बढ़िया देना है, आपके लिए बढ़िया इन फ्यूचर आपके लिए वर्क हो, आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर गेन हो, इसके लिए तो हम लोगों ने प्रयास किया कि इस बार टोटल एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी बुक का ही, ठीक है ना, सलूशन करेंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में प्यारे बच्चों और चीज़ों को समझते हैं। देखिएगा हमने क्या कहा, जो एनसीईआरटी बुक है प्यारे बच्चों, वहाँ पर एक टॉपिक है अवकलनीयता। अवकलनीयता के ही अंतर्गत निहित फलनों का अवकलन ये टॉपिक और कंटिन्यूटी सातत्य और ये अवकलनीयता तीनों टॉपिक एक साथ मिला दिया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, जो सातत्य है या सातत्यता, इस टॉपिक को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। सातत्य को खत्म कर चुके हैं, कंटिन्यूटी खत्म कर दी जा चुकी है। अब हमारे पास बच्चे हुए एक्सरसाइज के लिए क्या क्या पढ़ना है, निहित फलनों का अवकलन पढ़ना है और अवकलनीयता पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, नो डाउट आपको चीज़ें क्लियर है। बच्चे कमेंट कर रहे थे हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। तो आप अब हमें दो टॉपिक पढ़ना है, एक पढ़ना निहित फलनों का अवकलन और एक पढ़ना अवकलनीयता, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा आज की क्लास स्पेशली जो होगी प्यारे बच्चों निहित फलनों के अवकलन के रिलेटेड होगी, ठीक है ना। आज निहित फलनों के अवकलन की क्या होगी, बेसिक क्लास होगी। और बेसिक चीज़ें अगर आपको प्यारे बच्चों ढंग से समझ में आएगी तो आगे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चन बनेंगे और आपके एक्सरसाइज के, तो कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो बातें क्लियर होती हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो सातत्य खत्म हो चुका है, वो हल हो चुका है। आज बात करेंगे निहित फलनों का अवकलन की, ठीक है ना। फिर इसके बाद जैसे निहित फलनों के अवकलन खत्म होता है, समाप्त होता है प्यारे बच्चों, फिर हम लोग अवकलनीयता की बात करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। वे कौन सी कंडीशन होती हैं जिस पे दिया गया फलन अवकलनीय होता है या अवकलनीय नहीं होता, ठीक है। तो बात करते हैं आज निहित फलनों के अवकलन की। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, निहित फलनों के अवकलन की बात करते हैं, इन सबको मिटा दे रहे हैं, ये सॉल्व हो चुका है, इन दोनों को सॉल्व करना है आज के टर्म पर, ये आज की क्लास में, फिर अगली क्लास में अवकलनीयता भी लिया जाएगा, ठीक है ना। तो एक एक को क्रम से करेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा, पूरे को सॉल्व आउट करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिएगा डिफरेंशियबिलिटी में ही हम लोग पढ़ेंगे क्या, निहित फलनों का अवकलन, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, निहित फलनों का अवकलन, ठीक। तो देखिएगा निहित फलनों का अवकलन पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों हमने पिछली क्लास 11th में पढ़ रखा है सभी बच्चे कि सबसे पहले क्या पढ़ा है, अवकलन। क्या पढ़े हैं, अवकलन। अवकलन को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों,
डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब ध्यान देना इस बात की कि जिन बच्चों को अवकलन नहीं आएगा उनको अवकलनीयता या निहित फलनों के अवकलन नहीं आ सकता, क्योंकि बेसिक पार्ट वही है, पूरे के पूरे फार्मूला वही अप्लाई होंगे और यहाँ पर थोड़ा सा करने का ढंग बदल जाएगा, मेथड बदल जाएगा ना। तो चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं थोड़ा सा पैटर्न बदल के कार्य करने का प्रयास करें, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट पर वर्क करें, क्योंकि आपके लिए कुछ बेहतर कर सके हम लोग, ठीक है ना। तो देखिएगा इसी कड़ी में प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अवकलन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अवकलन, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, ठीक है। देखिए जो अवकलन होता है प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन होता है, इसके लिए कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है। टोटली फार्मूला बेस कार्य होता है, कुछ कॉन्सेप्ट भी लगते हैं। आज हम पूरे कॉन्सेप्ट और पूरे फार्मूले की चर्चा एक बार फिर से करते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, थोड़ा सा SW में आप लोग लर्न कर लीजिए। लर्न किए होंगे तो बहुत अच्छे, नहीं किए तो फिर से कर लेना आप भी अच्छे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अवकलन में एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। क्या, सबसे पहले अवकलन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए अवकलन होगा, अवकलन से जुड़ा हुआ निहित फलनों का अवकलन, फिर उसके बाद हम लोग कहाँ पर पहुँचेंगे, अवकलनीयता पर। एक एक पार्ट को बाय पार्ट हम लोग क्लियर करते चलेंगे, ठीक है ना। अवकलन जब हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर चीज़ों को पढ़ते कैसे हैं। अच्छा, जिन बच्चों ने अवकलन पढ़ रखा हो तो सबने पढ़ा है भाई, है ना। इसको ऐसे पढ़ते क्या है प्यारे बच्चों, देखिए सबके पढ़ने के ढंग अलग होते हैं और अपने भी ढंग क्या होंगे। देखो कुछ लोग कहते हैं dy/dx, क्या कहते हैं, dy/dx, ठीक है ना। कुछ लोग क्या कहते हैं, dx ऑफ y, क्या कहते हैं, थोड़ा सा लिख के आपको बता रहे, कहेंगे dx ऑफ y, क्या बोलते हैं, dx ऑफ y। तो एक्चुअल में जो शुद्ध मेथड है पढ़ने का यही है, क्या है, dx ऑफ y। क्या पढ़ेंगे आप, ऐसे समझ सकते हैं, dx ऑफ y, क्या है, dx ऑफ y, ठीक है ना। तो ये आप देखिए सही तो यही है, किताबों में यही लिखा रहता है, सब लोग यही शुद्ध मानते हैं, मगर कुछ लोग इसी को क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, dx ऑफ y। सॉरी, ये तो सही है, मगर कुछ लोग क्या कहते हैं, dy/dx, dy/dx। आप बोल दोनों सकते हैं, गलत नहीं होता, मगर एक्चुअल में जब आप कभी भी बुक का अध्ययन करेंगे, किसी भी बुक में देखेंगे तो आपको क्या लिखा होगा, dx ऑफ y मिलेगा, ये शुद्ध माना जाता है, जबकि dy/dx अशुद्ध है, त्रुटिपूर्वक है। तो हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो ये क्या होता है, पढ़ते क्या है, dx ऑफ y, क्या पढ़ते हैं, dx ऑफ y। बात समझ में आ रहा है। थोड़ा सा और बेहतर करने का प्रयास है चीज़ों को आपके लिए। देखिएगा एक, जैसे हमें ऐसे लिख दें, इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा, dx ऑफ y, क्या, dx ऑफ y। अगर इसी के जगह पर कुछ और लिख देते थोड़ा समझिएगा, तब क्या पढ़ेंगे, dt ऑफ y, क्या पढ़ेंगे, dt ऑफ y, ठीक है ना। मान लेते हैं और एक आध, जैसे dt ऑफ p, इसको क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, dt ऑफ p, क्या पढ़ेंगे, dt ऑफ p। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, हमने पहले भी कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग। पूरा आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इसी पर डिपेंड है, ठीक है ना। जब तक डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं आएगा तब तक आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा के लिए बात करूं तो 44 मार्क्स के आने वाले हैं, इतने का आएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये परीक्षा में आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जामिनेशन में 44 मार्क्स के आएगी, ठीक है। क्या, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए हैं, जैसे डिफरेंशिएशन खत्म होगा फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर आ जाएंगे इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक एक टॉपिक को बाय वन करके क्लियर किया जाएगा। आज इसी कड़ी में हम लोग अवकलन, निहित फलनों के अवकलन पर बातें कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अवकलनीयता का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो पहले चीज़ों को आप अगर बेसिक
चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी प्यारे बच्चों तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसलिए हम कह रहे हैं बार बार की चीज़ों को आप पहले समझने का प्रयास कीजिए। क्या पढ़ेंगे? अगर पढ़ना आ गया, लिखना आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हल भी करना आ जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? डी डी एक्स ऑफ वाई। इसको क्या पढ़ेंगे? डी डी टी ऑफ वाई। इसको क्या पढ़ेंगे? डी डी टी ऑफ पी। इसी प्रकार कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पढ़ तो सकते हैं ना, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसका मतलब क्या होता है। ये जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, चीज़ों को समझना है। पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए एक और पढ़ के आप बता दीजिएगा ये क्या पढ़ेंगे। इसको मान लेते हैं, अगर जैसे हमने लिख दिया डी, हाँ ऐसे एक लिख लेते हैं, थोड़ा सा आपके लिए बेहतरीन करेंगे। डी डी टी ऑफ ए, क्या पढ़ेंगे इसको? डी डी टी ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे? डी डी टी ऑफ ए। एक और लिखते हैं डी, क्या है इसको पढ़ेंगे? डी डी टी ऑफ यस। इसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इसका कुछ अर्थ अलग होगा, मगर अभी जो हमें समझना है, अभी तो नॉर्मल वे में हम लोगों को समझना है इसका मतलब क्या होता है डी डी टी ऑफ ए। जबकि हम लोग एप्लीकेशन में जब पढ़ेंगे तो कहेंगे रेट चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, तो उसका मतलब वहाँ पर अलग होगा प्यारे बच्चों। मगर अभी हमें क्या पढ़ना, नॉर्मल सी चीज़ों को पढ़ना है, तो हम उसी पर बात करते हैं। ठीक है ना, देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी टी ऑफ वाई, डी डी टी ऑफ पी, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, चीज़ों को कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है ना भाई, हमें पढ़ना आ गया, थोड़े से इसके विषय में अगर डीपली ज्ञान होगा तो मजे आएंगे। ठीक है ना, देखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास है और काफ़ी अच्छे नंबर भी देंगे। ठीक है ना, आपको परीक्षा के लिए। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। अब देखो प्यारे बच्चे, हमने जैसे लिखा, पढ़ना तो सबको पता है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे इसको? डी डी एक्स ऑफ वाई। क्या पढ़ेंगे? डी डी एक्स ऑफ वाई। पूरी आप देखेंगे जितनी कैलकुलस होती है, जो कैलकुलस की मैथमेटिक्स, पूरा इसी के इर्द गिर्द टहलेंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, रियली आप सब खुद ही आगे फील करेंगे कि ऐसा क्या सही है गलत है। ठीक क्या है, पढ़ेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, अब थोड़ा समझना इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा और ब्रेक करते हैं। डी, ये क्या है? डी डी, है ना, क्या है? डी डी। अब देखो जो ऊपर लगता है उसी का किया जाता है अवकलन, और जो नीचे लगता है उसके सापेक्ष, है ना। देखिए जैसे हमने लिखा डी डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स के सापेक्ष अवकलन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर जैसे यहाँ पर लिख दे हम डी डी टी, इसका मतलब क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम लिख दें प्यारे बच्चों डी डी एस, अब इसका मतलब क्या हुआ? यस के सापेक्ष। बातें समझ में? तो यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा उसके सापेक्ष। अब पूछेंगे बच्चे सर इसका उपयोग हमारे लिए क्या है, इसको भी हम बताएंगे। ठीक है ना, पहले एक एक चीज़ों को समझिए, इसके उपयोग कहाँ पर कैसे, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्या कहेंगे? इसका मतलब तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर जो लगेगा उसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। क्या विद लिख देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहीं पर लग गया टी तो विद रिस्पेक्ट टू टी, यस तो विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है ना, बातें आगे करते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही? इसका मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस तरीके से पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे क्या कहेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन। क्या कहेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन,
ठीक है ना भाई। अगर x की जगह y रख देंगे तो y के सापेक्ष अवकलन t रख देंगे, t के सापेक्ष z रख देंगे, z के सापेक्ष जो भी रख देंगे उसके सापेक्ष। मान लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ भी लिख देंगे तो उसके सापेक्ष हो जाएगा। बात क्लियर हुई। तो इसका मतलब जो ये x लगा हुआ t लगा हुआ यस लगा, इसके मतलब समझ में। अब बात करते हैं, अगर यहाँ से बात करेंगे तो हमारा प्रत्येक बच्चा बता सकता है डी डी एक्स ऑफ वाई का मतलब होता है प्यारे बच्चों x के सापेक्ष अवकलन। भाई x के सापेक्ष तो कर हैं। अब बच्चों के मन में एक प्रश्न यह उठेगा, सर किसका करेंगे? भाई सापेक्ष तो करें मगर करेंगे किसका? तो प्यारे बच्चों जो ये लगा हुआ है हम इसी का अवकलन करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर क्या लगा y, तो किसका अवकलन किया जा रहा है? y का अवकलन किया जा रहा है। अगर हम पूछ लें डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई में भाई किसका अवकलन किया जा रहा है, तो आप सभी बच्चे बताएंगे कि y का अवकलन किया जा रहा है। किसका अवकलन किया जा रहा है प्यारे बच्चों? y का अवकलन किया जा रहा है। अगर पूछेंगे किसके सापेक्ष किया जा रहा है, तो x के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? y का। किसके सापेक्ष? x के। बात समझ में आ रही है? चीजें क्लियर हो रही हैं? ऊपर जब लगा होता है उसी का अवकलन करना होता है प्यारे बच्चों। जो नीचे लगा है ये क्या होता है प्यारे बच्चों? जिसके सापेक्ष करना, जिसके विद रिस्पेक्ट टू करना होता है। और यहाँ पर जो डी डी है भैया जी, डी डी का मतलब होता है अवकलन, डी डी अवकलन का चिन्ह होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? तो यहाँ से जो हमारे पास जो ये लिखा गया था डी डी एक्स ऑफ वाई, ये जो है ये अवकलन के चिन्ह है। ये y बताता है कि जिसका अवकलन हो रहा है, x क्या बताता है? जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, ठीक है ना। इसका अवकलन हो रहा है, इसके सापेक्ष हो रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो अवकलन में इस तरह से चीजें क्लियर होनी चाहिए आप सबको। दो चीजें आपको सबको समझ में आनी चाहिए, किसका अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है, ठीक है। अच्छा, सापेक्ष इसलिए इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों क्योंकि आगे हम फार्मूला में भी बताएंगे, पहले कॉन्सेप्ट में ही चीजों को सीख लेते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों कि हम लोग अवकलन में, ठीक है, जिसके सापेक्ष करते हैं वह चर माना जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, ढंग से समझना। जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है वह चर माना जाता है, बाकी सब क्या माने जाते हैं प्यारे बच्चों? अचर माने जाते हैं, ठीक है। अब आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। क्या बोले? जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है वह चर कहलाता है, जबकि बचे हुए जितने भी होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? अचर होंगे। वो चाहे अलजेब्रा में चर ही क्यों ना हो, मगर हमारे जब भी हम कैलकुलस को सॉल्व करें, जब भी डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता को सॉल्व करेंगे तो वहां पर क्या होगा? वो अचर हो जाएगा। अब देखिए जैसे बात करते हैं प्यारे बच्चों, एक आपको समझाने का प्रयास, जैसे हमने लिखा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, देखिए हमने लिखा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब देखिए यहां पर है x और कोण में क्या है? x। तो भाई देखिए ये भी x और ये अगर दोनों सेम सेम होते हैं, बोले बिरादरी वाले होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? चर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये सेम होते हैं तो चर हो जाएंगे। तो इसका अवकलन हम लोगों के पास पॉसिबल है, ठीक है ना, हल कर लेते हैं। अगर जैसे इसी पर एक और लिख दें डी डी एक्स ऑफ p, या ऐसे लिख लें साइन p। अब बताओ क्या इसका अवकलन हम लोग x के सापेक्ष करेंगे? कर तो सकते हैं मगर इसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी, ठीक है ना। इसकी अलग आएगी, इसकी अलग आएगी। चूंकि यहाँ पर है क्या p, यहाँ पर क्या है x, और दोनों कैसे क्या सेम है? बिरादरी वाले? तो आप कहेंगे नहीं, तो गैर बिरादरी वाले हैं। तो कभी भी ऐसा बनता है प्यारे बच्चों तो वहाँ पर क्या हो जाता है? वो अचर के श्रेणी में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है ये वेरिएबल है, वेरिएबल को चर कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर क्या होगा? वेरिएबल नहीं होगा, क्या होगा? कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं, ठीक है ना। तो चीजों को समझिएगा, अगर दोनों सेम सेम होते हैं प्यारे बच्चों, सॉरी दोनों सेम सेम होते हैं तो वेरिएबल होगा, चर होगा। दोनों डिफर होते हैं प्यारे बच्चों तो कांस्टेंट होगा, अचर होगा। चीजें बहुत आसान है, छोटी हैं, लगती बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। भाई रियल बता दूं, यही तो पूरा गेम है। अगर ये चीज़ें आप समझ गए ना, कहाँ पर किसका अचर है, कहाँ पर किसका अचर है, तो आपको बहुत आसानी होने वाली। रियल बताओ, कैलकुलस बहुत शानदार टॉपिक है, ठीक है ना। तो चीज़ों को समझने का प्रयास आप सब कीजिएगा, एकदम बेसिक से तोड़ तोड़ के चीज़ों को समझा रहे हैं, ठीक है ना।
बात समझ में आ रही? ये समझ में, अगर दोनों सेम होंगे, जिसका करें उसी के अगर सापेक्ष रहेगा प्यारे बच्चों तो चर कह होगा, उसका डिफरेंशिएशन अलग होगा। अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, अचर होंगे, उनके डिफरेंशिएशन अलग होंगे। ठीक है ना? ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? उम्मीद करते हैं जितनी भी चीजें आपको बताए क्लियर होगी। हमने अभी तक डी के मतलब बताए, एक्स के मतलब बताए, वाई के मतलब बताए, साथ ही साथ कब किस कहां पर चर बनेगा, कब कहां पर अचर बनेगा, वेरिएबल बनेगा, कांस्टेंट बनेगा, है ना? इसको पढ़ेंगे कैसे? डी एक्स ऑफ वाई। टोटल इंग्लिश वर्ड है, परेशान मत, इसका हिंदी पूछिएगा अभी मैं, ठीक है ना? अगर हिंदी क्या नहीं बता देते भाई, नहीं हिंदी अगर पूछना हो तो इसको क्या कहेंगे? वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष। जो बच्चे अगर हिंदी में बोलना चाहते हैं उन्हें क्या कहेंगे? वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष, ठीक है ना? जो इंग्लिश में बोलना चाहे वो क्या बोलेंगे? डी एक्स ऑफ वाई, है ना? चीजें क्लियर है? चलिए, बातें समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल कांस्टेंट का टर्म क्लियर हुआ भाई। अब थोड़ा सा एक दो और एग्जांपल लेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम यह भी बताएंगे, चूंकि आप सबके मन में, बहुतों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा प्यारे बच्चों की, सर इनके यूज कैसे होंगे, इनके अप्लाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन में अप्लीकेबल कैसे होंगे। तो इन मुद्दों पर भी बातें करेंगे, चीजों को क्लियर करेंगे, आराम से समझिए, ठीक है ना? देखिए अब समझना, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे देखिएगा, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर होगा। देखिए जैसे हमने लिख दिया डी एक्स ऑफ और tan थीटा, हमने एक ऐसे एग्जाम्पल ले रखा डी एक्स ऑफ tan थीटा। अब पूछेंगे प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि tan थीटा का जो भी डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, tan थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, या आप हिंदी में कह सकते हैं tan थीटा का x के सापेक्ष अवकलन। अब थोड़ा समझिएगा, ये क्या जो ये एंगल है और जिसके रिस्पेक्ट में करें, क्या दोनों प्यारे बच्चे सेम हैं? तो प्रत्येक बच्चा बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकता नहीं सर सेम नहीं है। और जब सेम नहीं होंगे प्यारे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा? अब ये आप बता दो, सेम नहीं है, ये दिख रहा है सबको ना, तो ये बताओ ये वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा? तो सभी बच्चे बताएंगे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट होगा, अचर होगा। क्या होगा? अचर होगा। बात समझ में आ रही है ना? अगर देखिए थीटा की जगह एक्स लगा देते तब वेरिएबल हो जाता। एक इसी पर एक और सेम पैटर्न का दिखाते हैं, डी थीटा ऑफ tan x। अब बताओ क्या यह वेरिएबल की कैटेगरी में आएगा कि कांस्टेंट की कैटेगरी में आएगा? समझना, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और एंगल किसके टर्म में है? x के टर्म में। क्या दोनों प्यारे बच्चे सेम हैं? तो आप सभी बच्चे कहेंगे नहीं, सेम नहीं है। तो किस कैटेगरी में आ जाएगा प्यारे बच्चों? कांस्टेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। चीजें समझ में आ रही? और थोड़ा सा समझते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, बिल्कुल एक एक तोड़ के एक एक पार्ट इसके एक एक नस का पोस्टमार्टम करेंगे ना, टेंशन ना लेना आप, ठीक है? डी एक्स ऑफ tan x। अब बताओ या वेरिएबल की कैटेगरी में है कांस्टेंट। अब बच्चे कहेंगे सर एंगल है x के टर्म में और जिसके डिफरेंट रिस्पेक्ट में करें वो भी क्या है? x है। दोनों सेम वैल्यू, जब दोनों सेम वैल्यू होंगे तो किस कैटेगरी में आएगा प्यारे बच्चों? वेरिएबल। किस में? वेरिएबल। बात समझ में आ रही? तो ये चीजें होती है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? चर बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं, आई होप आप सबको चीजें क्लियर हो रही होंगी, कहां पर कौन चर होगा, कौन सा चर होगा, ये बातें क्लियर हो गई। हमने अभी तक क्या चर्चा की क्लास में? डी एक्स, डी क्या होता है, x क्या होता है, y क्या होता है, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसका मतलब क्या होगा, चीजों को कहां पर चर मानेंगे, कहां पर अचर मानेंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब आज बात करते हैं इसके जो फार्मूला होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। कॉन्सेप्ट में बस इतना ही है, आगे जो कॉन्सेप्ट होगा वो फार्मूले के बाद टर्म पर आएगा, उसकी भी चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले ये, ठीक है ना, चीजें क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। और इसके कुछ फार्मूला है प्यारे
बच्चों सूत्र हैं उनको लिखने के प्रयास करते हैं, और बहुतों को, आप सब में से बहुतों को ये चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है, चूंकि 11th में पढ़ रखे हैं तो आप नो डाउट, जिन बच्चों को आ रहा कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं आ रहा कोई बात नहीं हो, सब लोग एक बार पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, जिनको याद है वो रिवाइज कर लेंगे, जिनको नहीं याद है वो तैयार कर लेंगे, चूंकि फिर फटाक से मिलेंगे कल की क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज केवल कॉन्सेप्ट पर चर्चा हो रही ना। देखिए अभी जो हम वेरिएबल कांस्टेंट बता रहे थे, बहुतों बच्चे के मन में प्रश्न आ रहा था कि सर इसके यूज कैसे करेंगे, कहाँ पर क्या कैसे एप्लीकेबल होगा, तो चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले इसके फॉर्मूला देख लेते प्यारे बच्चों। सूत्र, क्या सूत्र, किसके सूत्र लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों? अवकलन के। किसके फॉर्मूला है? अवकलन के, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला, ठीक है ना। तो सभी बच्चे देखिएगा इसके कुछ बेसिक फार्मूला हैं, जिन फार्मूले के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, और फार्मूला लर्न रहा तो एक बच्चे को मजा आएगी, क्लास एकदम शानदार क्लास रहने वाली प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखिएगा पहला फार्मूला इसका बनता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ सी। अब देखिए सी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कांस्टेंट टर्म होता है, अचर पद जिसको हम लोग कहते हैं। अब बोलो कांस्टेंट हुआ कैसे? देखिए किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में, और क्या ही है? सी। क्या दोनों मैच कर रहे हैं? तो बोलेंगे नहीं। जब दोनों मैच नहीं करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों? अचर पद होगा। क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगा। और कभी भी ध्यान रखना, कभी भी आप कांस्टेंट टर्म का जब भी आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे प्यारे बच्चों, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है? शून्य आने वाला है। कितना आने वाला है? शून्य। तो ध्यान रखना कभी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे प्यारे बच्चों तो टर्म पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है। दूसरे फार्मूले पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखना जैसे हमने लिख दिया, दूसरा फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक। डी डी एक्स ऑफ एक्स कांस्टेंट टर्म का तो शून्य होता है, और जिसके रिस्पेक्ट में क्या करें? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर उसी को डिफरेंशिएट करेंगे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब अगर दोनों सेम होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों क्या होती है? एक्स होती है। अगर x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में करेंगे तब भी उसकी वैल्यू क्या होने वाली प्यारे बच्चों? 1 होने वाली। इसी प्रकार आप कह सकते हैं अगर t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। हम केवल फार्मूला को लिख नहीं रहे, चीजों को, फार्मूला को और बेहतर तरीके से क्लियर करें, कैसे हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो और बेहतरीन ढंग से, ठीक है। हमने क्या बताया? डी डी एक्स ऑफ सी, बोले कांस्टेंट टर्म का अगर एक्स के सापेक्ष या एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 होता है, शून्य होता है। जबकि प्यारे बच्चों डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। तो ये फार्मूला है, इन फार्मूला को हम लोग बढ़िया से कंठस्थ करेंगे और चीजों को समझेंगे। इसका थर्ड फार्मूला है प्यारे बच्चों, थर्ड फार्मूला क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ठीक। आप समझना अगर x का x के सापेक्ष करे तो नो डाउट 1 होगा, आप सबको क्लियर। मगर कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दिखेंगे प्यारे बच्चों कि x की पावर n के फॉर्म में होगा और किसके रिस्पेक्ट में किया जाएगा? x के रिस्पेक्ट में किया जाएगा। तब क्या करेंगे? तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तब इसका जो फार्मूला बनेगा ये क्या है? n है। क्या है बच्चे? n है। तो n का n है ना, x की पावर n-1 होता है। क्या करते हैं? डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, इसका जब भी करेंगे तो n x की पावर n-1। अब सीधे शब्दों में और समझ लीजिएगा, अगर x की पावर कुछ भी लग रहा है, n मीन्स नंबर है ना, n मीन्स नंबर, जैसे 2 4 5 6 2 4 10 कुछ भी कर ले, तो अगर इसका पावर कुछ भी लग रहा है, जैसे पावर 10 लगा हो तो या होगा क्या? जब डिफरेंशिएशन करे तो जो भी पावर लगी हो तो वो साइड में लग जाएगी, तो उसके साथ मल्टीप्लाई, पावर की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। साथ ही साथ पावर में एक क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी, एक घट जाएगी, एक सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो पावर साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। यही होगा x की डी डी एक्स ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n-1 होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फार्मूला
चीज़ों को बिल्कुल आपको सोच रहे हैं कि आपको बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो जाए। और रियल बता रहा हूँ, आज जो बच्चे पूरी वीडियो अगर आप सब देख रहे हैं ना, तो रियल बता रहे हैं आप सबको बहुत मजे आने वाले हैं पूरे सेशन में, ठीक है ना, देखिएगा। चलिए, इसके बाद एक फार्मूला हम लोग और पढ़ने वाले प्यारे बच्चों, डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, e की पावर x, इसको अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, खूब क्वेश्चन दिखेगा। देखिए e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है प्यारे बच्चों, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। e की पावर x में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। फॉर्मूला नंबर 5 देखिए, इसके बाद होता है प्यारे बच्चों डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, कई बार वैसे लगा रहता है। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वैसे का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों 1/x, ठीक है ना, क्या होता है 1/x होता है। अगर log x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा प्यारे बच्चों। 6 फॉर्मूला नंबर 6 है ना। देखिए क्या होगा, इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, एक और होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, चलिए एक log के टर्म का एक और होता है, शायद में भी नोट डाउन कर रखे। चलिए एक a की पावर x का होता है, क्या होता है a की पावर x डी डी एक्स ऑफ a की पावर x। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, देखिएगा e की पावर x होगा तो नो चेंज वही रहने वाला, मगर a की पावर x होगा तो चीजें बदल जाएंगी। a की पावर x का क्या होता है प्यारे बच्चों, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x का a की पावर x log a बेस e होता है, ध्यान रखना। डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स का क्या होगा, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ही होता है, लॉग ए बेस ही है, लॉग ए बेस ही है, ध्यान रखना, नहीं तो यही फिर से यहाँ लगा देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन, 6 फार्मूले हुए प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं और भी फार्मूलों की तरफ, है ना। तो शुरुआती में थोड़े से फार्मूले आपको रटना पड़ेगा, थोड़ा से पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, अपनी मेमोरी पावर को बढ़ानी पड़ेगी, है ना। चूंकि फार्मूला के लिए तो सबसे सुंदर सी लाइन है, रटन्ति विद्या नंबर ददाति, बढ़िया से रटे रहोगे तो आपके नंबर आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे फार्मूले की तरफ चलिए, कुछ टेग्नामेंटिक फंक्शन की बात कर लेते हैं। फार्मूला नंबर 7 होगा क्या, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, है ना। साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में अगर क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, कॉस एक्स। क्या प्राप्त होता है, कॉस एक्स। जो साइन है ना, साइन के पड़ोसी कौन सा होता है, कॉस, उसी में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलने वाला है, कॉस एक्स मिलने वाला है। और प्यारे बच्चों अगर कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिलने वाला, माइनस साइन एक्स प्राप्त होगा। क्या होगा, माइनस साइन एक्स। साइन एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा, कॉस एक्स होगा, ठीक है ना। और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। फिर इसके बाद क्या आता है, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, है ना, टेन एक्स। टेन एक्स के क्या होगा प्यारे बच्चे, सेक स्क्वायर एक्स होगा। क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है ना। फिर फार्मूला नंबर 10 पर आते हैं, डी डी एक्स ऑफ टेन के बाद क्या आता है, सेक एक्स आता है। क्या आता है, सेक एक्स। देखिएगा चीजें क्लियर कीजिएगा, टेन एक्स करते हैं सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। साइन का कॉस में होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है। परंतु अगर सेक एक्स का करते हैं प्यारे बच्चों तो क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फार्मूला फिर करते हैं, क्या होता है, कॉट एक्स। क्या होता है, कॉसेक होता है, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स क्या होता है बताइएगा, माइनस कॉसेक माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक। माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है
क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 12। कॉसेक के बाद क्या बचा हुआ, रिमेनिंग पार्ट क्या है, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। क्या, कॉट एक्स। कॉट एक्स क्या होता है प्यारे बच्चे, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना। तो 12 फार्मूले थे, बेसिक फार्मूले हैं, चीज़ों को समझना है। और प्यारे बच्चों आप सबने, उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आप सबने 11th में इसको ऑलरेडी पढ़ा है। फिर भी हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि चीज़ों को आपने लगभग 2-3 महीना पहले पढ़ रखा, काफ़ी और भी पहले पढ़ रखे होंगे, तो चीज़ें आपकी हो सकता थोड़े से भूले हों। तो हमने कहा एक बार चीज़ों को फिर से रिवाइज कर दे, चूँकि बच्चों को अगर क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये फार्मूला हुए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। आगे की तरफ क्या क्या फार्मूले रहने वाले हैं, ठीक है ना। ठीक, ये एक्स रहेगा भाई, एक्स इसी का है तो हम इसके साथ एक्स, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, फार्मूला नंबर 13 देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है, फार्मूले बहुत आसानी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स जब भी इनवर्स के फॉर्म का आएगा तो इनवर्स का क्या होता है बताइएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। फिर क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स क्या होगा, इनवर्स पढ़ा जाता है बच्चे, ठीक है ना। क्या होगा, ये माइनस लग जाएगा, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। 16, फॉर्मूला नंबर 16 होगा, डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों बताइएगा, ये माइनस लग जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। 17 नंबर क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ tan के बाद क्या आने वाला है, कॉट, कॉट के बाद सेक इनवर्स एक्स क्या होगा भाई बता दीजिएगा, 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है ना। और इसका 18 नंबर क्या होगा भाई, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स होता है माइनस 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना भाई। बातें क्लियर हो पड़े। तो इस तरीके से होता है। एक बार इस तरफ के जो हैं 13 से 18 को पूरे को फिर से रिवाइज कर देते हैं आप सभी के लिए, चूँकि पूरा का पूरा प्रयास है चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स मीन्स साइन इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में जब भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। देखो एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी बेस अगर बात करें प्यारे बच्चों तो आप थोड़ा समझना, मजे आने वाले। 13 नंबर, 15 नंबर और 17 नंबर अगर आप 3 ये लर्न कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 3 के लिए क्या करना, आगे माइनस लगा देना तो आपके 3 से 6 कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। देखिए जो साइन के है उसी में आगे माइनस लगा दोगे कॉस, साइन इनवर्स वाले का जो है उसी में आगे माइनस लगा दोगे कॉस इनवर्स को होगा। tan इनवर्स एक्स का जो है उसी में अगर माइनस लगा दोगे तो कॉट इनवर्स एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स जो है उसी को अगर माइनस लगा देंगे आगे तो किसका हो जाता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते, यहाँ से थोड़ा सा अपने दिमाग लगा सकते हैं। अगर 3 लर्न रखेंगे तो 6 लर्न हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी तक हमने कितने टोटली 18 फार्मूला क्या किए, राइट किए हैं। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, और कॉपी में बढ़िया से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है चीज़ें, पूरी बेसिक हैं, फंडामेंटल हैं, इसके बिना तो फिर अवकलन समाकलन की कल्पना ही अधूरी रह जाएगी, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर है, मिटा दें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी बेसिक फार्मूले हैं जिनको लिखने का प्रयास करते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जिनको समझाने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। मिटा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिएगा फटाफट, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे तो इससे आपको बहुत लिखने से काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। अगर कोई डाउट होगी तो ज़रूर बताइएगा।
ठीक है ना। चलिए फटाफट चीज़ों को, चूँकि क्लास काफ़ी लंबी होती जा रही है तो चीज़ों को बेहतर करने का फटाफट इसको ख़त्म करने का प्रयास होगा। आज केवल कॉन्सेप्ट होगा, कल इसके क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ से 2-3 फार्मूले और बचे हुए हम लोगों के प्यारे बच्चे देख लीजिएगा। जैसे 2 फलनों के गुणनफल का फार्मूला और एक अंश और हर का होता है ना। जैसे कई बार हमको जो फंक्शन मिलने वाला है ऐसे भी मिल जाता है, कौन से प्यारे बच्चों, ddx ऑफ u इंटू वी, है ना। कई बार होते हैं जिनके मल्टीपल होते हैं, सॉरी दो क्या होते हैं जो मल्टीप्लाइड होते हैं, 2 ही फंक्शन होते हैं एक साथ, ठीक है ना। तो उनका हम लोग कैसे करते हैं, देखिए एक को आप मान लीजिए फर्स्ट, एक को मान लीजिए सेकंड। ध्यान रखना इसमें फर्स्ट सेकंड किसको भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। तो होता है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस, जब 2 फंक्शन वर्क करते तब के लिए काम करता हूँ, वी सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना। जब 2 फंक्शन एक ही साथ क्वेश्चन में लगे होते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस तरीके से भी हम लोग इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, फार्मूला नंबर 19, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 19 हो चुका है, 20 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। फार्मूला लर्न रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, तो उपयोगी होंगे आगे जब क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे तब, ठीक है ना। इसके लिए एक साथ एक और आता है ddx ऑफ u अपॉन v। देखिए यहाँ पर 2 फंक्शन थे, दोनों मल्टीप्लाई थे, ठीक है ना, तब के लिए ये फार्मूला लगा। अब यहाँ पर 2 फंक्शन यहाँ पर भी है मगर यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड है ना, एज अ फ्रैक्शन के फॉर्म में। कैसे फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के रूप में है। तो भिन्न के रूप में होता है तो हम लोग कैसे करते हैं, इसका कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम लोग कहते हैं। तो क्या होता है प्यारे बच्चे बताएंगे क्या होता है दिख लीजिए, चलो क्या होता है, v ddx ऑफ u प्लस u ddx ऑफ u होगा यहाँ पर v, ठीक है ना, अपॉन b स्क्वायर। b इंटू बी करेंगे तो b स्क्वायर ही आएगा। तो चीजें क्लियर हो पा रही, देखिए डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन प्लस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं v ddx ऑफ u प्लस u ddx ऑफ v अपॉन u स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये भी है, बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, थोड़ा सा काफ़ी जटिल लोग कहते हैं जबकि होता नहीं है, कहने वाले तो कुछ भी कहते भाई, ठीक है ना। तो आपको लर्न होने चाहिए ये 20 फार्मूला आज की क्लास में, ठीक है ना। बातें आगे बढ़ती हैं, चीज़ें क्लियर होती हैं। तो आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, आज जितने भी फार्मूला हम लोगों ने राइट किया है आपके लिए ना, तो सभी फार्मूलों को आप लर्न रखेंगे। 20 फार्मूले हैं और कुछ पहले हमने कॉन्सेप्ट दे रखा है शुरू के ही क्लास के शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही। तो आप पूरे कॉन्सेप्ट और पूरे फार्मूले को लर्न रखिएगा। हम मिलेंगे जब कल की क्लास में, अगली क्लास में जब भी मिलते हैं प्यारे बच्चों, तो आपके लिए क्वेश्चन, इस पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करेंगे इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, जाते जाते एक चीज़ अभी आपको छूटी हुई है, थोड़ा सा याद आ गया अभी दिमाग में, तो आपके लिए बता देते। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास लिखा होता है ddx ऑफ y, ये कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है, इसको भी समझ लेते हैं, है ना। ddx ऑफ y, इसका मतलब आप सबको पता है y का x के सापेक्ष अवकलन या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब देखना, इसी को हम एक ढंग से और भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, क्या पढ़ेंगे, y डैश। y डैश मीन्स वन टाइम क्या होगा, डिफरेंशिएशन, है ना, वन टाइम डिफरेंशिएशन। अगर इसी को ऐसे लिखें d2y अपॉन dx स्क्वायर, क्या पढ़ेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर, फिर से d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका मीन्स क्या होता है, 2 टाइम डिफरेंशिएशन। इसको क्या लेंगे, डबल डैश। सिंगल डैश मतलब 1 टाइम, है ना, डबल डैश मतलब 2 टाइम। इसी प्रकार d3y अपॉन dx क्यूब, है ना, y ट्रिपल डैश। इनको भी थोड़ा सा केयर करके रखना, चीज़ें वही है। कई बार प्यारे बच्चों यह होता है कि प्रश्न में डायरेक्टली हमको ऐसे नहीं करके रखता ना, ऐसे जैसे प्रूफ वाले क्वेश्चन कई बार देता है, ऐसे लिख देता है y इज इक्वल टू
सपोज दैट cos x प्लस e की पावर x ऐसे लिख रखा, आपसे पूछ लिया, देखिए ऐसे पूछ लिया d2i अपॉन dx स्क्वायर, तो बच्चे तो आसानी से कर लेते, 2 टाइम क्या कर लेते, डिफ्रेंशिएट कर लेते। बट प्रॉब्लम तब होती प्यारे बच्चों जब ऐसा ना दे करके यहीं पर ऐसा लिख देता है y डबल, तब बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर इसका मतलब क्या होता है। चीज़ वही भाई, देखिए अगर डैश लगाते केवल सिंगल डैश के लिए 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन, डबल डैश के लिए 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन, ट्रिपल डैश के लिए 3 टाइम डिफ्रेंशिएशन, तो इन सबको भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने माइंड में सेटअप करके रखेंगे। प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे कल की क्लास में। आज की जो क्लास थी डिफ्रेंशिएशन एक्चुअल में थी अवकलनीयता की डिफ्रेंशिएबिलिटी में, डिफ्रेंशिएबिलिटी की पढ़ाने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें जानना जरूरी था हम सब के लिए, क्योंकि इसके बगैर हम लोग डिफ्रेंशिएबिलिटी को अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से नहीं सॉल्व कर पाते, या हमारा कमांड उतना अच्छा ना होता, इसलिए कि हमने सोचा कि आपके लिए कुछ और बेहतर करने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। इसके मतलब क्या, और इसमें आज हमने आपको कई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं, जिसको आप एक बार जरूर केयर कीजिएगा, जरूर पढ़िएगा, जरूर समझिएगा, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होती है तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक फैला दिए, जो भी इसके इच्छुक व्यक्ति हों, जो भी अभ्यर्थी उन सब तक पहुंच सके, सबको इस मेहनत का फल मिल सके, ठीक है ना। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।